Good morning students, I am Pawan Agarwal, मैथमेटिक्स फैकल्टी फ्रॉम अवरिल क्लासेस देहरादून। आज से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर जेई मीन्स। और जेई मीन्स क्योंकि सभी जानते हैं कि बहुत कम टाइम होता है, तो वी विल कवर वन टॉपिक्स इन वन डे। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। एंड टुडे we will cover complete trigonometry including inverse trigonometric functions। क्योंकि जेई का क्रैश कोर्स है और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बेसिक्स 11th 12th के हैं वो जनरली बच्चों को पता होते हैं। हमारे पास टाइम कम होता है तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर सकते हैं। हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री एज वी ऑल नो कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। एक्चुअली जो जेई मीन्स के सिलेबस में है दैट इज सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमारा जो पॉइंट है दैट मूव्स ऑन ए सर्कल। तो अगर हम एक सर्कल की बात कर लेते हैं और देयर इज ए पॉइंट P, इट इज x, y एंड दिस पॉइंट थीटा। तो जो हमारा पॉइंट है वो कुछ इस टाइप से मूव करता है और थीटा धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो अगर हम किसी भी पॉइंट P पर बात करते हैं, इफ दिस पॉइंट इज x, y, देन ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है। और जैसा कि सभी को मालूम है, अगर मैं इसकी रेडियस को r मान लेता हूँ, सभी को मालूम है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है दैट इज y/r। अगर हम किसी भी पॉइंट पे मूव करते हैं तो हर एक पॉइंट पर r की वैल्यू जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर r कांस्टेंट रहता है तो वी कैन एज्यूम साइन थीटा ओनली डिपेंड्स ऑन y। तो अगर साइन थीटा y के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियली वी आर गोइंग फॉर द कर्व ऑफ साइन थीटा। हम साइन थीटा के कर्व की बात कर रहे हैं। इनिशियली जब हमारा पॉइंट 0,0 पर है, पॉइंट P लाइज हियर, इस जगह पर y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 मीन साइन थीटा की वैल्यू 0, तो वी आवर कर्व स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। एज सून एज वी मूव हियर, तो ध्यान से देखते हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, लेकिन पॉजिटिव साइड है। अगर y की वैल्यू इंक्रीज करती है और पॉजिटिव साइड है तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करती है और पॉजिटिव रहती है और कर्व धीरे धीरे कुछ इस टाइप से इंक्रीज करता है। और एट द पॉइंट y, दिस 90 डिग्री पॉइंट पर y बिकम्स इक्वल टू रेडियस, और अगर y रेडियस के बराबर हो जाता है तो साइन थीटा की वैल्यू 1। So curve gives its maximum value at 90 or pi/2 point and which is equal to 1 and remains positive. It is in positive side. As soon as we cross 90 degree, y starts to reduce. y decrease होना शुरू होता है but still remains positive, और 180 पर आते आते इसकी वैल्यू y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जिसकी वजह से साइन थीटा का कर्व कुछ इस टाइप से मूव करता है। 90 के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, रहता पॉजिटिव ही है, और 180 डिग्री पर आने पर ये 0 हो जाता है। जैसे ही हम 180 डिग्री को क्रॉस करते हैं y becomes negative, और at 270 डिग्री it becomes maximum in negative, it is -1। तो साइन थीटा का कर्व कुछ इस टाइप से मूव करता है और 3π/2 वाले पॉइंट पर ये -1 की तरफ ट्रेस हो जाता है। इसके बाद अगर हम 270 से आगे जाते हैं तो y अगेन रिमेन्स नेगेटिव और 360 पर आकर ये वापस 0 हो जाता है। तो साइन थीटा का कर्व कुछ इस टाइप से कंप्लीट साइकिल को कवर करता है और इसी टाइप से ये कर्व आगे और पीछे की तरफ मूव करता रहता है। इट इज द बेसिक कर्व ऑफ साइन थीटा। अगर हम इसकी बात ध्यान से देखें, इट इज वैलिड। अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो डोमेन गोज फ्रॉम -∞ टू +∞, एवरी वैल्यू इज वैलिड। एंड इसकी जो रेंज है साइन थीटा की दैट गोज फ्रॉम -1 टू +1। जो साइन थीटा की रेंज है वो -1 से +1, मैक्सिमम वैल्यू 1 है एट 90, और इस टाइप की किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव 1 और नेगेटिव साइड में इट इज -1। तो ये बेसिक कर्व है साइन थीटा का। इसकी बेस पे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा रिमेंस पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। इस टाइप से आगे हम जाते हैं तो फिर पॉजिटिव या इस टाइप से -∞ से +∞ तक साइन थीटा का कर्व मूव करता है। इसके रिवर्स अगर हम चेक करते हैं कॉस थीटा के कर्व को,
a point P that is x comma y, this point theta, this distance x, ये distance y, cos theta as we all know it is x upon radius के बराबर, और r we can say under root x square plus y square। तो cos theta की वैल्यू जो r remains constant everywhere, तो जो cos theta है it always depends upon x। तो when we move at 0 डिग्री, हम 0 डिग्री पर हैं, यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू है रेडियस के बराबर। अगर x की मैक्सिमम वैल्यू रेडियस के बराबर cos थीटा बिकम्स 1। तो अगर हम कर्व की बात करते हैं तो cos थीटा का कर्व जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, और 90 डिग्री पर आकर x बिकम्स 0 और x 0 तो cos थीटा बिकम्स 0। तो कर्व मूव्स लाइक दिस, π/2 वाले पॉइंट पर cos थीटा की वैल्यू 0। जैसे ही 90 को क्रॉस करते हैं x बिकम्स नेगेटिव, x नेगेटिव में आ जाता है, x नेगेटिव में आ जाता है तो cos थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी, और cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब कर्व x एक्सिस से नीचे चला जाएगा। At 180 डिग्री x becomes maximum negative, it is minus रेडियस के बराबर, तो cos थीटा becomes -1, तो 180 डिग्री पर cos थीटा की वैल्यू -1 के बराबर। 180 से आगे आते हैं, x still remains in negative और 270 पर 0, तो cos थीटा भी still remains negative and 3π/2 वाले पॉइंट पर it becomes 0। But as soon as we crosses 270 डिग्री x becomes positive, और वापस 0 डिग्री पर और 360 डिग्री पर आकर x जो है मैक्सिमम रेडियस के बराबर हो जाता है इन पॉजिटिव साइड, तो cos थीटा बिकम्स +1 एट 2π। तो इस तरीके से हम देखते हैं इट इज अ कंप्लीट साइकिल फॉर cos थीटा कर्व, और यही कर्व आगे -∞ टू +∞ वेरी कर जाता है। इट इज अ बेसिक कर्व ऑफ cos थीटा। तो सिमिलरली किसी भी कर्व को हम सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये कर्व कहाँ से कैसे बनते हैं। एक्चुअली हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर मूव करता है। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर मूव करेगा तो सर्कल के बेस पर आप सारे कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सिंस क्रैश कोर्स है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर पिक करते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक कर्व के ऊपर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं हमें। इन जे मीन्स रेंज, जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज रेंज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सभी को पता है साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 तक होती है, कॉस थीटा की रेंज -1 से +1 तक होती है। टेन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो -∞ से +∞, या बाकी सभी कर्व के लिए वी आर नोइंग। तो अगर कभी भी वो एक फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है fx इक्वल टू ही गिव्स यू 1 + 2 + sin थीटा लेट्स से, एंड ये आस्किंग द रेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं। जो बेसिक सबसे आसान तरीका वो ये है कि अगर हमारे पास थीटा केवल एक ही जगह पर आता है तो हम केवल इस थीटा को ही, इस रेशो को वेरी करा देते हैं। वी आर नोइंग कि साइन थीटा गोज फ्रॉम -1 से लेकर +1 तक, तो जो हमारा कंप्लीट फंक्शन है दैट गोज फ्रॉम, अगर मैं इसमें एड अप करता हूं तो इट इज 1 से लेकर 3 तक। तो वी आर हैविंग द रेंज फॉर दिस फंक्शन इज 1 to 3। थीटा की कोई भी वैल्यू होगी, इस फंक्शन की जो रेंज जाएगी वो मिनिमम वैल्यू 1 जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 3 जाएगी। सिमिलरली अगर मैं एक फंक्शन ले लेता हूं कुछ इस टाइप से, इट इज 2 + sin² x। नाउ sin x गोज फ्रॉम -1 to +1। मैंने देखा कि x एक ही जगह पर है, दो जगह पे नहीं आ रहा है। अगर x इसके अलावा भी कहीं आ रहा है तो हम इस तरीके से रेंज नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा बेसिक कोशिश यही होती है कि हमारा फंक्शन में जो वेरिएबल है वो एक ही पॉइंट पर आना चाहिए। तो अभी एक ही पॉइंट पर है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक वेरी करती है। sin² थीटा की वैल्यू इट गोज फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि नेगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव में प्रोवाइड कर देता है। तो sin² x गोज फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक। वी आर 2 हियर, तो फंक्शन गोज फ्रॉम 2 to 3। इट इज अ रेंज फॉर दिस वन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में x एक से ज्यादा जगह पर आ जाए, अगर मैं जेईई मेंस के ही एक और क्वेश्चन की बात करता हूं, देयर वाज अ क्वेश्चन, he has given you fx equal to 2 - 3
sin square x into cos square x, something like this. It is not the exact question but similar question. डायरेक्टली वी कांट वेरी, हम वेरी नहीं करा सकते क्योंकि x दो जगह पर आ रहा है। अगर x एक ही जगह पर वेरी करता है, अगर मैं कोशिश करके इस x को एक ही जगह पर ले आता हूं तो हम इसकी रेंज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया। वी आर हैविंग 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सभी को मालूम है 2 sin x cos x की वैल्यू sin 2x, and if we replace it here, so we are having function something like fx is equal to 2 minus 3 by 4 times sin square 2x। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे फंक्शन में x जो है वो एक ही जगह पर आ रहा है। अगर हमारे फंक्शन में x एक ही जगह पर आ रहा है तो इसको वेरी करा लेते हैं। sin स्क्वायर गोज फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक, इट गोज फ्रॉम 2 minus 3 by 4 into 0 से लेकर 2 minus 3 by 4 into 1। तो बिकॉज इसकी जो लीस्ट वैल्यू आती है, एक तरफ तो पॉइंट हमें 2 मिलता है और एक तरफ पॉइंट मिलता है हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो इट इज 5 by 4। तो रेंज व्हाट वी ऑब्टेन्ड इज 5 by 4 से लेकर 2 तक, एंड बोथ पॉइंट्स आर इंक्लूसिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जेईई मेंस के लिए, और रेंज निकालने का आसान सा तरीका है। पहली बात, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो एक ही पॉइंट पर लाई करे, एक ही जगह पर आ जाए। अगर पॉइंट एक ही जगह पर आ जाता है तो उसको वेरी करा देते हैं, वी गेट द आंसर। लेकिन अगर हम रेंज निकालने के लिए एक और फंक्शन की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस में, ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी गेट ए क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समथिंग लाइक fx is equal to a sin x plus या माइनस b cos x। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, fx मैंने ले लिया sin x माइनस cos x। पहले साइन है वो, बाद में कॉस, कोई मैटर नहीं करता। पहले कॉस हो सकता है, बाद में साइन हो सकता है, बीच में प्लस या माइनस, कोई मैटर नहीं। बस एक ही चीज मैटर करती है, दिस एंगल मस्ट बी सेम। कोफिशिएंट कुछ भी हो, प्लस माइनस अनइक्वल, एक जगह पर 1 है एक जगह पर 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें केवल एक ही चीज से फर्क पड़ता है, दोनों फंक्शंस हैं और x जो है दोनों जगह पर जो एंगल आता है हमारे पास, दैट मस्ट बी सेम वेदर इट इज x, 2x और एनी एंगल। ऐसे किसी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए वी ऑलवेज, इस टाइप में वी ऑलवेज डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली ऐसा करने से फायदा क्या होता है इसमें देखते हैं। अगर हम इसमें ए और बी की बात करते हैं, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मैंने इसमें अंडर रूट 2 से कर दिया। अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद व्हाट वी गेट, वी आर हैविंग रूट 2 टाइम्स, इट इज 1 by रूट 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 by रूट 2 इंटू कॉस एक्स। एक्चुअली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमारा फायदा ये होता है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने फंक्शन को, ये 1 by रूट 2 है, अगर मैं इसको cos पाई बाई 4 लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ sin पाई बाई 4, तो वी आर हैविंग ए फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b, इट इज sin a माइनस b, तो वी गेट रूट 2 टाइम्स sin x माइनस पाई बाई 4। इस टाइप के किसी भी फंक्शन में अगर हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उससे हमारा फंक्शन जो है वो sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी या cos a माइनस बी, इनमें से किसी भी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेरे पास अगर x एक ही जगह पर आ रहा है तो हम इसको वेरी कराते हैं, तो वी गेट -1 से 1 तक, देन रेंज बिकम्स माइनस के रूट 2 से लेकर प्लस का रूट 2। तो सिमिलरली इफ वी गोज हियर,
तो ये फंक्शन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये किसी भी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी किसी में भी कन्वर्ट हुआ होगा, बट इसकी जो रेंज जाती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बोथ पॉइंट्स इंक्लूसिव, इट इज इन क्लोज्ड इंटरवल। यानी कि क्लोज्ड इंटरवल का मतलब कि दिस पॉइंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, ये ऑब्टेन्ड हो जाते हैं पॉइंट। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक जा सकती है। इफ वी टेक एनी वैल्यू ऑफ x हियर, x की हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, एनी वैल्यू विच इज वैलिड, तो sin x और cos x में तो x की हर एक वैल्यू वैलिड होती है। तो इसकी जो रेंज है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक जा सकती है, मिनिमम माइनस से लेकर प्लस तक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके ऊपर। मानो मैंने एक क्वेश्चन दिया, वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ एक फंक्शन में कर लेता हूं 5 sin x माइनस 12 cos x प्लस 10 एंड वी आर फाइंडिंग द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हम इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज निकालना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि क्रैश कोर्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक नहीं है कि वी कैन कवर इन सिंगल क्लास ओनली, इट टेक्स टाइम। बट इन क्रैश कोर्स हम डायरेक्टली उन मेन पॉइंट्स को पिक कर रहे हैं जो कि जनरली जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तो हम डायरेक्टली केवल उन्हीं पॉइंट्स को पिक कर सकते हैं। अब मैंने देखा कि ये जो फंक्शन है इसके अलावा x कहीं भी नहीं है। अगर इसके अलावा x कहीं भी नहीं है और इसमें भी ये एंगल सेम है, अगर यहाँ पे 2x होता, यहाँ पे x होता, तो ये टेक्निक हम यहाँ पे फिर अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब मैंने देखा कि यहाँ पर भी x है, एंगल इज सेम, और ये a sin x प्लस या माइनस b cos x की टर्म बन रही है, तो हम डायरेक्टली जाते हैं कि इस वाले केवल इतने वाले पार्ट की जो रेंज है दैट गोज फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर से लेकर माइनस से लेकर प्लस तक। केवल इसके फंक्शन की 10 रिमेन्स कांस्टेंट। 10 तो केवल क्या करेगा, कर्व को 10 पॉइंट्स ऊपर शिफ्ट करा देगा, कांस्टेंट का और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं इसको ये 12 स्क्वायर को चेक करता हूँ तो हियर इट बिकम 13, तो इट गोज फ्रॉम माइनस 13 से लेकर प्लस 13 तक, और प्लस 10 केवल इसको अगर 10 शिफ्ट कराएगा तो इट गोज फ्रॉम माइनस 3 से लेकर 23 एंड इट इज द रेंज फॉर दिस फंक्शन। अपने फंक्शन की रेंज हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली बच्चे इसमें दिक्कत करते हैं, लेकिन आसान तरीका है। अगर फंक्शन a sin x प्लस या माइनस b cos x की टर्म्स में होता है, बस हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, एक तो एंगल सेम होना चाहिए और इस पार्ट के अलावा x कहीं भी और एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है, रेंज आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है। एक और क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। We take a function, he was just asking you find maximum value of he has given you a function, it is 1 upon, मैं अवरेल की क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, it is sin square theta plus 3 sin theta cos theta plus 5 cos square theta. And he was just asking to find its maximum value. अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, it was in JEE Advanced 2010. आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इस फंक्शन की रेंज निकाल लेते हैं। अगर रेंज a से लेकर b तक जाती है तो b इज द मैक्सिमम वैल्यू। ही जस्ट आस्किंग यू मैक्सिमम वैल्यू, इज नॉट आस्किंग यू द कंप्लीट रेंज बट आस्किंग ओनली फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं।
इस वाले फंक्शन की हम को भी ट्राई कि इसमें थीटा ए की जगह पर आ जाए और या फिर ऐसा हो जाए कि ये ए साइन थीटा प्लस या माइनस बी कॉस थीटा की टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो वी नो ये तो 1 हो जाएगा मेरे पास, 1/1 प्लस, पहले तो मैंने इसको कन्वर्ट करा 3/2 इंटू इट बिकम्स साइन 2 थीटा प्लस इट रिमेन्स 4 कॉस स्क्वायर थीटा, एक वैल्यू 1 बन गई मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फंक्शन बिकम्स 1/1 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 4 cos square theta, as we all know we can write 1 plus cos 2 theta by 2। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स हो गया, ये 2 हो गया, इट बिकम्स 3। तो वी कैन से कि जो हमारा फंक्शन है एफ थीटा इट इज समथिंग लाइक 1/, ये 2 जहां से आया तो इट इज 3 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा एंड इट इज 2 cos 2 थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं केवल इतना जो पार्ट है, ये पार्ट a साइन थीटा प्लस या माइनस b cos थीटा के फॉर्म में है, तो इसमें हम रेंज डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ थीटा इज समथिंग लाइक 1/3 प्लस, अगर मैं केवल इतने पार्ट की बात करता हूं तो इट गोज फ्रॉम अंडर रूट प्लस या माइनस से लेकर 3/2 स्क्वायर प्लस इट इज 9/4 प्लस 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट इज बिकम 16 प्लस 9 25/4 इट इज 5/2। तो ये वाला जो फंक्शन है इट गोज फ्रॉम -5/2 से लेकर प्लस के 5/2 तक, एंड इफ वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन देन वी हैव टू गो फॉर द, अगर मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर में इट शुड बी मिनिमम, और इट शुड बी मिनिमम तो मैं इसके यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ले लेता हूँ, इट इज -5/2 अगर मैं पिक करता हूँ तो इट बिकम्स ओनली 1/2, तो एफ थीटा बिकम्स 1/1/2, इट इज फॉर मैक्सिमम, then maximum value is 2। तो इस वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पे हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हम a sin थीटा प्लस या माइनस b cos थीटा की फॉर्म में अप्लाई तो कर रहे हैं, और मैंने इस वाले फंक्शन को केवल वेरी कराकर इसको माइनस के अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस तक हमने इसको वेरी कराया, लेकिन इस बात में एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है। तो जब भी फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ता है, हम तरीका तो यूज कर सकते हैं लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए। अगर ये फंक्शन 0 बन जाता है तो हम ये तरीका फॉलो नहीं करा सकते, फिर ये गलत तरीका है। लेकिन अगर ये फंक्शन 0 नहीं बनता तो मुझे मालूम है कि अगर ये फंक्शन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं है तो फंक्शन ये वाला मेथड एप्लीकेबल है। तो हमें a साइन थीटा प्लस या माइनस b cos थीटा की अगर मुझे कभी भी रेंज निकालनी हो तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है टुवर्ड्स जेईई। एक तो चीजें और करते हैं इसमें, समटाइम्स ही आस्क यू he has given you find number of solutions for फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम निकाल लेते हैं कि इक्वेशन को पिक कर लेते हैं। लेट्स से इट इज 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 6 मान लेते हैं, और उसने केवल ये पूछ लिया कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं। एज वी नो ये जो फंक्शन है थीटा सेम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा सकती है, थीटा कुछ भी हो जाए इसकी जो वैल्यू जाती है वो -5 से लेकर +5 तक जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 5। हम थीटा को कुछ भी रखते हैं ये 5 से ज्यादा नहीं जा सकता है।
तो जब लेफ्ट साइड की वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं जा सकती है और राइट साइड की वैल्यू 6 है, तो किसी भी पॉइंट पर ये दोनों लाइनें इक्वल तो हो ही नहीं सकती हैं। अगर ये दोनों साइड्स कभी भी इक्वल नहीं है तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन केवल और केवल तब आ सकता है व्हेन दिस पार्ट जो राइट हैंड साइड है दैट बिलोंग्स टू -5 से लेकर +5, अगर इसके बाहर की कोई भी वैल्यू वो राइट साइड में प्रोवाइड करता है तो विदाउट सीइंग एनीथिंग हम इसको डायरेक्टली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम बोल देते हैं कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। तो a sin थीटा प्लस या माइनस b cos थीटा की रेंज निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से कवर करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम आते हैं थोड़ा सा इसमें जो एक और आसान क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे वो ट्रिग्नोमेट्री में ही आज की हो, पीरियोडिक फंक्शंस। एज वी नो पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा कोई फंक्शन जो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल, दैट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो सभी को मालूम है कि ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो सब पीरियोडिक हैं क्योंकि सबकी वैल्यूज रिपीट करती जाती है। पीरियोडिक मींस कोई भी कर्व है, लेट्स से वी टेक द sin थीटा, इट इज अ कर्व फॉर sin थीटा। किसी भी पॉइंट पर जो भी फंक्शन की वैल्यू है आफ्टर फिक्स्ड डिस्टेंस ये वैल्यू रिपीट होनी चाहिए। अगर ये इंटरवल फिक्स्ड है, इसके बाद ये यहाँ पे फिर से ऑब्टेन्ड होगी, देन अगर ये एक फिक्स्ड इंटरवल पर अपनी वैल्यू को रिपीट करता है देन इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो सब पीरियोडिक है। हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ऑल आर पीरियोडिक इन नेचर, सभी अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। सभी का कर्व -∞ से +∞ तक वेरी करता है। कॉसेक थीटा और सेक थीटा सबकी रेंज अलग चीज है। तो बात हम पीरियोडिक फंक्शंस की फिर से करते हैं। ये तो मुझे मालूम है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं आपस पीरियोडिक होते हैं, लेकिन इनका पीरियड कितना होता है इसकी बात करते हैं। रिमेंबर साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, टेन की सेक की पावर nx, कॉसेक की पावर nx, ये जो 4 फंक्शंस हैं इनका जो पीरियड होता है इनका पीरियड होता है 2 पाई। कब? इफ n इज ऑड, अगर इनकी पावर ऑड है, जैसे कि मैं केवल sin x ले लेता हूं, sin x पावर इज ऑड, इसकी पावर 1 है। अगर पावर ऑड है 1 हो, sin क्यूब x, sin की पावर 5x, तो पीरियड इज 2 पाई। आफ्टर 2 पाई इंटरवल, एक फिक्स्ड इंटरवल है, इस 2 पाई इंटरवल के बाद में इसकी वैल्यू को हमेशा रिपीट करेगा। एक्चुअली पीरियड की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज f ऑफ x प्लस t इक्वल टू fx। एक फिक्स्ड डिस्टेंस t के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो ये सारे फंक्शंस, अगर ये पावर ऑड है, ये चारों फंक्शंस 2 पाई के बाद सेम मिलते हैं हमें। लेकिन अगर ये इसका पीरियड होता है पाई इफ n इज इक्वल, अगर ये पावर इवन होती है तो फिर इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है। जैसे कि sin स्क्वायर x, अगर मैं पीरियड की बात करता हूँ तो इट इज पाई, लेकिन अगर मैं sin क्यूब x की बात करता हूँ तो इट इज 2 पाई एज पावर इज ऑड। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है। इसके रिवर्स में tan की पावर nx या cot की पावर nx, इन दोनों का जो पीरियड होता है इट इज ऑलवेज पाई, वेदर n इज इवन और ऑड। पावर इवन हो या ऑड हो, इसका पीरियड हमेशा इट रिमेन्स पाई, इसका जो पीरियड होता है वो हमेशा पाई होता है। इन ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर कोई फंक्शन मॉडुलस में आता है, फॉर ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और सो ऑन, इन सब का जो पीरियड होता है दैट इज पीरियड इज ऑलवेज पाई। अगर ये मॉडुलस में है कोई भी फंक्शन तो फिर पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा पीरियड जो रहेगा वो पाई रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूं मॉडुलस ऑफ sin क्यूब x, पावर ऑड है लेकिन मॉडुलस में होने की वजह से पीरियड जो है वो पाई है। tan स्क्वायर x पीरियड पाई,
लेकिन अगर मॉडुलस में भी tan स्क्वायर x ले रहा हूँ, पीरियड इज अगेन पाई। बेसिक फंक्शंस। लेकिन किसी भी फंक्शन की पीरियड पर किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक फंक्शन ले लिया f(x) = sin x। मुझे मालूम है कि पीरियड इज 2 पाई एज पावर इज ऑड। इस फंक्शन पे किस किस चीज का फर्क पड़ता है? एनी मल्टीप्लीकेशन बाय ए कांस्टेंट हियर डज नॉट अफेक्ट द पीरियड ऑफ ए फंक्शन। मैं यहाँ पर 2 sin x ले लेता हूँ, 1/2 sin x ले लेता हूँ, माइनस sin x ले लेता हूँ। माइनस sin x मीन्स मल्टीप्लाइड विद -1। एनी मल्टीप्लीकेशन बाय ए कांस्टेंट हियर डज नॉट अफेक्ट द पीरियड ऑफ ए फंक्शन। इससे फंक्शन के पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सारे फंक्शंस का जो पीरियड है वो 2 पाई है। फंक्शन इज sin x। एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय ए कांस्टेंट हियर, मैंने ले लिया f(x) = sin x + π/3। एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय इन एंगल, एंगल में किसी भी कांस्टेंट को जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीरियड स्टिल रिमेन्स 2 पाई। और ये मैं केवल sin x का एग्जांपल ले रहा हूँ, एप्लीकेबल टू ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सभी फंक्शंस की ये बात है, tan x हो, cos x हो, cot हो, सभी के लिए सेम एप्लीकेबल है। किसी भी कांस्टेंट से यहाँ मल्टीप्लाई, पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी कांस्टेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन हियर, एंगल में किसी भी कांस्टेंट को जोड़ने या घटाने से पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीरियड स्टिल रिमेन्स सेम। तो पीरियड पे किस चीज का फर्क पड़ेगा? फंक्शन इज sin x, पीरियड इज 2 पाई। एनी मल्टीप्लीकेशन बाय ए कांस्टेंट हियर, एंगल में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, वी टेक sin 2x, sin x/2, sin 3x। नाउ पीरियड इज डिवाइडेड बाय दैट नंबर, इससे फर्क पड़ता है। तो अगर मैं sin 2x की बात करता हूं, तो f(x) = sin 2x, जो इसका पीरियड होगा दैट वुड बी पाई, बिकॉज sin x का पीरियड 2 पाई होता है, डिवाइडेड बाय 2, तो पीरियड बिकम्स पाई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। he has given you a question in JEE Mains, he has given you f(x) = modulus of sin 2x and he was just asking you period। तो मॉडुलस में sin x का पीरियड वैसे ही पाई है किसी भी पावर पर, और 2 से मल्टीप्लाइड है इन एंगल। अगर 2 से एंगल में मल्टीप्लाइड हो रहा है तो पीरियड जो होगा इसका दैट वुड बी π/2। π/2 इस वजह से कि मॉडुलस में sin x का पीरियड ही पाई होता है किसी भी पावर पर, और एंगल में 2 से मल्टीप्लाइड है, तो पीरियड इज डिवाइडेड बाय 2। ये तो रही बेसिक ये चीजें कि किसी भी फंक्शन पे के पीरियड पर कब इफेक्ट आता है। लेकिन अगर कोई भी हमारा फंक्शन होता है, मैंने एक फंक्शन ले लिया f(x) = sin x + cos x। अगर हमारा फंक्शन कभी भी एक से ज्यादा फंक्शंस की फॉर्म में, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई या डिवाइड में एग्जिस्ट करता है, तो ईच एंड एवरी फंक्शन मस्ट बी पीरियोडिक एट फर्स्ट। तो अगर मैं इस वाली पीरियड की बात करता हूं, तो ये वाला फंक्शन पीरियोडिक है विद ए पीरियड ऑफ 2 पाई, ये वाला फंक्शन पीरियोडिक है विद ए पीरियड ऑफ 2 पाई अगेन। दोनों पीरियोडिक है, प्लस में आए, माइनस में आए, मल्टीप्लाई में आए या डिवाइड में आए, हम इंडिविजुअल पीरियड्स फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी टेक द एलसीएम। एलसीएम 2 पाई, तो इस कंप्लीट फंक्शन का जो पीरियड होगा दैट वुड बी 2 पाई। और एक दो चीजें मैंने क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है, किसी ने आपसे f(x) = √of sin x + cos x रिक्वायरिंग पीरियड। तो रिमेंबर, कभी भी वो अगर स्क्वायर रूट में पूछता है या समथिंग है, कुछ भी इस टाइप से पूछता है, रिमेंबर अगर f(x) ये फंक्शन, ये तो पीरियोडिक है ना 2 पाई का,
तो ध्यान रखो, अगर कोई भी फंक्शन t पीरियड का पीरियोडिक फंक्शन होता है तो 1/fx ये भी पीरियोडिक होता है t का, और √fx जो होता है ये भी पीरियोडिक फंक्शन होता है t का। तो जिसकी वजह से अगर ये फंक्शन 2π का पीरियोडिक है तो कंप्लीट फंक्शन का पीरियड भी 2π ही होगा। ये एक आसान सी चीज है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों को पीरियड पता ही नहीं होता है, बच्चों को यही नहीं पता होता है कि पीरियड पे किस किस चीज का कब फर्क पड़ता है। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, sin स्क्वायर x। मैंने 2 क्वेश्चंस ले लिए, मान 4 कुछ इस टाइप से एग्जांपल ले लेते हैं। sin स्क्वायर x, एक फंक्शन ले लिया मैंने sin ऑफ x स्क्वायर, एक मैंने ले लिया √sin x और एक मैंने फंक्शन ले लिया sin ऑफ √x and we have to find out the period. We know power even, sin x की पावर इवन, पीरियड इज 2π, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, पीरियड इज पाई, पावर इवन होने की वजह से पीरियड पाई हो जाएगा। सेम ईयर किसी कोई भी फंक्शन ये 2π का पीरियोडिक है, sin x 2π का पीरियोडिक है, तो इस वाले के अकॉर्डिंग अगर मैं उसका अंडर रूट भी ले लेता हूं तो स्टिल रिमेन्स पीरियड रिमेन्स द सेम, तो पूरे फंक्शन का पीरियड भी जो होगा वो 2π ही होगा। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं इन दोनों फंक्शंस की, these two functions are नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक इस वजह से ध्यान रखो इस चीज का, एनी चेंज इसमें तो sin x कंप्लीट का हमने होल स्क्वायर किया है, जबकि यहां पर हम केवल एंगल का स्क्वायर कर रहे हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एनी चेंज इन द पावर ऑफ एंगल, अगर हम एंगल की पावर में कुछ भी चेंजेस करते हैं देन फंक्शन बिकम्स नॉन पीरियोडिक। ये दोनों में अंतर है, ये तो मैंने पूरे फंक्शन का स्क्वायर रूट लिया हुआ है, इट इज पीरियोडिक ऑफ 2π, लेकिन यहाँ पर मैंने केवल अंडर रूट जो लिया है वो एंगल का लिया है, हमने एंगल की पावर में कुछ भी चेंजेस किया है। तो अगर एंगल की पावर में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो फंक्शन फिर नॉन पीरियोडिक हो जाता है। जहां तक हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में और भी 2-3 चीजें हैं, पर बहुत ज्यादा अगर हम जेईई मेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर क्वेश्चन, आसान टॉपिक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन टॉपिक है। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, पहली चीज तो बात करते हैं इनवर्स फंक्शन क्या चीज है। इनवर्स फंक्शन अगर हम सभी को मालूम है, क्योंकि सभी बच्चे 12th पास हैं, कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन, इनवर्स का मीनिंग होता है, एक लाइन होती है y = x, y = x लाइन में किसी भी कर्व का जो रिफ्लेक्शन होता है, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन देखता हूं तो कुछ इस टाइप से जाएगा। अगर ये फंक्शन है तो इट वुड बी इनवर्स ऑफ f। इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है, अगर हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, देन रिफ्लेक्शन ऑफ एनी कर्व विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y = x। लेकिन केवल इससे इनवर्स नहीं समझा जा सकता है कि इनवर्स केवल y = x में रिफ्लेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए ये सभी को मालूम है कि ये जो फंक्शन है दैट मस्ट बी बाइजेक्टिव। पहले बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। अगर ये 1 1 और ऑन 2 है तभी हम उस पार्ट का रिफ्लेक्शन लेते हैं, देन वी गेट द इनवर्स फंक्शन। तो अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करता हूं तो हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, sin थीटा cos थीटा, और सिमिलरली इनके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं केवल 1-2 ग्राफ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, लिमिटेड टाइम है। बात कर लेते हैं sin इनवर्स x की बात करते हैं। तो sin इनवर्स x का कर्व देखते हैं कि कैसा बनेगा। हमने बेसिक sin थीटा का कर्व लिया, अब ये sin थीटा का कर्व है। अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लेना चाहूं y = x में तो डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता। वो इस वजह से नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये कर्व बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको 1 1 और ऑन 2 बना लेता हूं। तो इफ वी टेक -π/2 से लेकर +π/2 तक
देन वी नो कि ये -π/2 से लेकर +π/2 तक इट इज बाइजेक्टिव कर्व। अगर हम केवल यहाँ से यहाँ तक की ही बात कर रहे हैं तो ये कर्व बाइजेक्टिव है। हम फंक्शंस वाले चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं, अभी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे उसको। अगर मुझे साइन थीटा का इनवर्स फंक्शन निकालना है तो पहले मैं उसका बाइजेक्टिव पार्ट लेता हूं। तो मैंने बाइजेक्टिव इसको ले लिया, मैंने इसको -π/2 से +π/2 तक कंसीडर किया। और सब 12th में सभी इतना जानते ही हैं कि साइन एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स की, वो -π/2 से लेकर +π/2 तक की होती है। एक और बात का ध्यान जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली हम साइन थीटा का कर्व इस तरीके से बनाते हैं, एक्चुअली में ये गलत कर्व है। एक लाइन होती है y = x, 45 डिग्री वाली लाइन। हमेशा ध्यान रखो जो साइन थीटा का कर्व होता है इस y = x लाइन से नीचे होता है। और डिटेल में समझाता हूं इसको, क्योंकि बहुत छोटा पॉइंट है और लिमिट्स में इससे बहुत ज्यादा अंतर डाल देता है जब हम लिमिट वाला चैप्टर करेंगे। साइन थीटा के कर्व में ये डिस्टेंस होती है पाई और ये डिस्टेंस होती है 1। पाई मीन्स अबाउट 3.14। तो जब हमें इसको लॉजिकली बनाना चाहिए तो अगर ये डिस्टेंस में ले रहा हूँ तो लगभग इससे 3 गुना डिस्टेंस होती है। जबकि जब हम इसको रफली बना लेते हैं तो इतना कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो एक्चुअल में वैसे फर्क नहीं डालता है, लेकिन जब हमें इसको रिफ्लेक्शन लेना हो या बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो इस चीज़ का फर्क पड़ता है हमें। साइन थीटा वाला कर्व y = x लाइन के हमेशा नीचे लाई करता है, इसको क्रॉस नहीं करता है, कहीं भी क्रॉस करता है केवल 0 वाले पॉइंट पर और कहीं क्रॉस नहीं करेगा। तो जब मैं इस वाले कर्व की बात कर रहा हूँ तो मैं इस वाले कर्व को हटा देता हूँ क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन लेना है, तो इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ और मैं इसको एग्जैक्ट सही कर्व बनाने की मैं इसको कोशिश करता हूँ। ये साइन थीटा का कर्व ऊपर ये 1 तक जा रहा है, नीचे -1 तक है और ये पॉइंट मैंने इसको पाई वाला पॉइंट है, ये कुछ इस टाइप से कर्व ऐसे इधर बनेगा इसका। और अगर मैं इसका बाइजेक्टिव पार्ट लेता हूं तो मैंने इसका केवल π/2 से लेकर -π/2 वाला पार्ट ले लिया। एक लाइन है हमारे पास, हमें रिफ्लेक्शन केवल इतने पार्ट का चाहिए, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट का। एक लाइन है हमारे पास y = x, कुछ इस टाइप से जा रही है। तो जब मैं इसका रिफ्लेक्शन लूंगा तो इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप से ऑब्टेन होगा और इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप से ऑब्टेन होगा। तो ये डिस्टेंस अगर π/2 इधर से इधर जाएगी तो ऊपर ही हमें π/2 तक मिलेगा और नीचे ही हमें -π/2 तक मिलेगा। तो जब हम इसको एक्चुअली में ग्राफ को केवल इनवर्स वाले ग्राफ को देखते हैं तो साइन इनवर्स x का जो ग्राफ बनता है हमारे पास, वो कुछ इस टाइप से बनता है। इट गोज फ्रॉम -1 से लेकर +1, ऊपर ये जाता है प्लस के π/2 से लेकर नीचे जाता है -π/2 तक और कर्व कुछ इस टाइप से बनता है। साइन इनवर्स x, अगर मैं fx = साइन इनवर्स x की बात करता हूं तो साइन इनवर्स x का केवल इतना सा ग्राफ है। बच्चों को नहीं पता होता है, बच्चे साइन x का ग्राफ तो सबको याद होता है लेकिन साइन इनवर्स का ग्राफ ही नहीं पता होता बच्चों को। साइन इनवर्स x का ग्राफ केवल इतना सा है, ना तो इससे आगे एग्जिस्ट करता है ना ऊपर नीचे, केवल इतना छोटा सा ग्राफ है। जहां तक हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं, कोई भी कर्व, नॉट ओनली साइन इनवर्स x, एनी कर्व जो भी आपको कर्व बना हुआ है, x एक्सिस पर जो कर्व का वेरिएशन होता है दैट गिव्स यू इट्स डोमेन, ये वो उसका डोमेन होता है। तो अगर मैं इस वाले कर्व की बात करता हूं तो साइन इनवर्स x का जो x एक्सिस पर वेरिएशन है दैट इज फ्रॉम -1 से लेकर +1 तक ओनली। तो इस वाले कर्व का जो डोमेन होगा वो केवल और केवल -1 से लेकर +1 एंड बोथ पॉइंट्स इंक्लूसिव, इट कैन बी -1, इट कैन बी +1। तो ये केवल इसका डोमेन है। और जहां किसी भी कर्व का अगर हमें डोमेन चेक करना हो तो उसका x एक्सिस पे वेरिएशन देखो, जितना भी कर्व x एक्सिस पे वेरी करेगा, x एक्सिस पर ये केवल -1 से +1 तक जा रहा है तो ये इसका डोमेन है। और जहां तक हम रेंज की बात करते हैं, जो y एक्सिस पे इसका वेरिएशन होता है, y एक्सिस पे अगर मैं वेरिएशन की बात करता हूं तो ये माइनस के π/2 से लेकर +π/2 तक जाता है। तो ये इसका y एक्सिस पर वेरिएशन है। तो इसकी जो रेंज होगी दैट इज -π/2 से लेकर +π/2।
हम sin x के कर्व को -π/2 से +π/2 तक ही इन्वर्स कर सकते हैं, क्योंकि केवल उसी पार्ट में ये बाइजेक्टिव रहता है। और ये है साइन इनवर्स x का कर्व। डोमेन -1 से 1 तक, बोथ पॉइंट्स इंक्लूसिव। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो -π/2 से लेकर +π/2 तक केवल इतना सा कर्व है। अगर हम cos x के कर्व की बात करें तो हम cos x तो नहीं कर रहे हैं, हम उसका केवल प्रिंसिपल पार्ट चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास cos x का कर्व है। अगर हम इसके प्रिंसिपल पार्ट की बात करते हैं तो 0 से लेकर पाई तक, हम इसको इन्वर्स कराते हैं केवल 0 से लेकर पाई तक। और अगर हम 0 से लेकर पाई तक इसका रिफ्लेक्शन y = x लाइन में लेते हैं तो ये पॉइंट ऊपर 1 जा रहा है, दिस वन। तो ये जो कर्व बनता है, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन इस वाले हिस्से में लूंगा तो ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर कहीं यहाँ पे जाएगा और ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर कहीं यहाँ जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से आएगा और ये वाला पार्ट कुछ इस टाइप से जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं केवल इनवर्स फंक्शन के रिफ्लेक्शन की बात करता हूं, fx = cos इनवर्स x। fx = cos इनवर्स x की अगर हम बात करते हैं तो इसका कर्व कुछ इस टाइप से जाता है, -1 से लेकर +1 तक। दिस पॉइंट इज π/2, दिस पॉइंट इज π। ये कर्व कुछ इस टाइप से जाता है। इसमें सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। As we have discussed, अगर कोई भी फंक्शन लेता हूँ fx = sin इनवर्स x, तो जो इसका ग्राफ जाता है ये केवल -1 +1 नीचे जाता है -π/2, ऊपर जाता है +π/2 और sin इनवर्स x का ग्राफ केवल और केवल इतना होता है। 9 से आगे होगा इधर x एक्सिस पर 9 y एक्सिस पे इसका वेरिएशन। अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो किसी भी फंक्शन का जो डोमेन होता है, कोई भी कर्व, नॉट ओनली sin इनवर्स x, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन उसका अगर मुझे डोमेन की जरूरत होती है तो जो x एक्सिस पर उस कर्व का वेरिएशन होता है, तो x एक्सिस पर इस कर्व का वेरिएशन केवल -1 से लेकर +1 तक है। तो जो इसका डोमेन होगा दैट लाइज फ्रॉम -1 से लेकर +1 तक। और जहां तक हम इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, कोई भी फंक्शन हो, नॉट नेसेसरी कि sin इनवर्स x, कोई भी फंक्शन हो, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो जो इसकी रेंज है, किसी भी कर्व की रेंज जो y एक्सिस पे इसका वेरिएशन होता है उस कर्व की रेंज होती है। तो अगर मैं देखता हूं तो sin इनवर्स x के लिए y एक्सिस पर जो वेरिएशन है दैट इज -π/2 से लेकर +π/2, तो इसका जो रेंज आ रहा है वो -π/2 से लेकर +π/2 है, तो पॉइंट्स इंक्लूसिव, यानी कि ये वाला पॉइंट ऑप्टिमम किया जा सकता है। -1 पर वैल्यू, अगर मैं sin इनवर्स x की वैल्यू देखता हूं -1 पर इट गिव्स -π/2 और +1 पे वैल्यू चेक करते हैं तो इट इज π/2। सिमिलरली अगर मैं cos इनवर्स x की बात करूं, cos इनवर्स x का जो कर्व होता है वो -1 +1 पर π/2 एंड हियर इट इज π। cos इनवर्स x का कर्व केवल इतना सा होता है। सभी बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं 12th में, लेकिन बच्चों को sin इनवर्स x, cos इनवर्स x का कर्व ही नहीं पता होता है कि कर्व कितना है। cos इनवर्स x का कर्व केवल इतना है, केवल इतना, ना ही x एक्सिस पर इससे आगे, ना ही y एक्सिस पर। और जहां पे हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में अगर x एक्सिस पर वेरिएशन देखते हैं तो इट -1 से लेकर +1 तक, और y एक्सिस पर वेरिएशन जो कि रेंज है इसकी इट इज 0 से लेकर π तक। रेंज 0 से लेकर π बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। रेंज इज 0 से लेकर π, दैट मींस किसी भी cos इनवर्स x की वैल्यू, अगर कोई भी फंक्शन है x कुछ भी हो, -1 से लेकर +1 तक कुछ भी वैल्यू हो, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, इट ऑलवेज रिमेन्स अबव x एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इस छोटे-छोटे टेक्निकल पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। और कभी पाई से बड़ी नहीं आती है। अगर कभी भी ही आस्क यू कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4π/3 एंड इट सेज कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं,
स्टूडेंट सेज कि x इज इक्वल टू cos ऑफ 4 पाई बाय 3 और इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, x की वैल्यू जो भी आती है इट इज करेक्ट फ्रॉम गलत है। रीजन cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 यहीं पर गलत हो गया है, बिकॉज़ फंडामेंटली cos इनवर्स x की वैल्यू पाई से बड़ी आ ही नहीं सकती है, और अगर इसकी वैल्यू पाई से बड़ी नहीं आ सकती तो cos इनवर्स x बराबर 4 पाई बाय 3 इट मींस इलॉजिकल। लॉजिकल ज्ञान की वी हैव नो सॉल्यूशन। कभी भी cos इनवर्स x की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती है, ऑलवेज रिमेन 0 से लेकर पाई तक। और अगर मैं tan इनवर्स x की करके बताता हूं, मैं सारे के सारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का करके बता रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट है केवल अभी वो, क्योंकि क्रैश कोर्स में हमें थोड़ा सा साइंटिफिकेशन पे काम करना होता है। अगर मैं tan इनवर्स x की करके बात करता हूं, fx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का जो कर्व बनता है बनता नहीं है, ये वो किसी भी बेसिक कर्व tan x का y x में रिफ्लेक्शन देगा ऑप्टेंड होता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली कर्व की बात कर लेते हैं, नीचे पॉइंट -π/2 है, ऊपर +π/2 है, इट मींस समथिंग लाइक दिस। x एक्सिस पे वेरिएशन की बात है, -∞ से लेकर +∞ तक, यानी कि ये जो कर्व है इसका जो डोमेन है दैट इज ऑलवेज -∞ से +∞। और अगर मैं रेंज की बात करता हूं, रेंज y एक्सिस पर वेरिएशन इट इज ऑन फ्रॉम -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो जब ये -π/2 से लेकर +π/2 तक जा रहा है तो ये जो इसकी मीन वैल्यू समथिंग लाइक दिस, और इंक्लूसिव नहीं है, ओपन इंटरवल होता है, तो ये बात है tan इनवर्स x। और अगर मैं cos इनवर्स x से एक शर्त की बात कर लेता हूं, तो ये 0 से लेकर π/2 तो इट इज पाई, जो cos इनवर्स x का है ये सब कुछ इस टाइप से it is fx is equal to cos inverse x। और अगर cos inverse x की बात करता हूं इसमें, तो ये वेरिएशन -∞ से +∞ तक जो इसका x एक्सिस पर वेरिएशन है, यानी कि डोमेन -∞ से +∞ तक होता है। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूं तो इस फ्रॉम 0 से लेकर पाई तक, यानी कि इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये तो है बेसिक कर्व की बात। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द कर्व फॉर sin इनवर्स x एंड cos इनवर्स x। कर्व जहां तक हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देयर वाज अ क्वेश्चन, यू आर जस्ट आस्किंग यू फाइंड x if एक और आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, x he has just given you sin inverse x is greater than cos inverse x। उसने क्या आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू डायरेक्टली आ जाता है ये क्वेश्चन। मैं क्या करता हूं, मैं sin इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों का ग्राफ एक ही पॉइंट पे बना देते हैं। इट इज -1, इट इज +1, यहां पर ये पॉइंट है π/2, हियर इट इज -π/2 एंड यहां पर ये पाई। अगर मैं sin इनवर्स x की बात करता हूं तो sin इनवर्स x का कर्व कुछ ये इस टाइप से, ऐसे cos इनवर्स x की बात कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये पॉइंट जहां पर दोनों वैल्यूज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, अगर मैं x एक्सिस पर पॉइंट देखता हूं तो इट इज 1/√2 और y एक्सिस पर अगर मैं पॉइंट देखता हूं तो इट इज π। तो अगर मैं बिल्कुल ध्यान से देखता हूं, -1 से लेकर 1/√2 तक cos इनवर्स x का कर्व ऊपर है, यानी कि cos इनवर्स x की वैल्यू बड़ी है। इट इज अ कर्व फॉर cos इनवर्स x, इट इज अ कर्व फॉर sin इनवर्स x। तो अगर cos इनवर्स x की वैल्यू बड़ी चाहिए तो -1 से लेकर 1/√2 तक cos इनवर्स x की वैल्यू बड़ी है, और अगर मुझे sin इनवर्स x के कर्व की वैल्यू बड़ी चाहिए, यार रिक्वायर्ड sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x। तो अगर हम यहां से देखें, यहां से लेकर यहां तक इस वाले पार्ट में sin इनवर्स x का कर्व ऊपर है, cos इनवर्स x का कर्व नीचे है, यानी कि sin इनवर्स x की वैल्यू बड़ी है। तो इसके लिए अगर मेरे पास ग्राफ है डायरेक्टली, तो इस इक्वेशन को मैं बिना किसी के डायरेक्टली हम उसको राइट डाउन कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 1/√2 से लेकर 1 तक। यहाँ पे मैंने क्लोजर का इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है। इफ इट वुड बी इक्वल टू हियर देन इट वुड बी क्लोज। और सिमिलरली अगर वो तुमसे पूछता कि cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x, अगर cos इनवर्स x sin इनवर्स x से बड़ा है, तो cos इनवर्स x sin इनवर्स x से बड़ा होता है कहाँ? -1 से लेकर 1/√2 के बीच में।
तो ये एक्स्ट्रा है। अगर सेम कंपैरिजन हम tan इनवर्स x और cot इनवर्स x में करें, मैंने लिया tan इनवर्स x और cot इनवर्स x में कंपैरिजन करते हैं, कौन सा टर्म किस पार्ट में बड़ा है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने। तो तरीका आसान यही है कि मैंने एक ग्राफ बनाया, एक ही ग्राफ में दोनों ही टर्म को हमने लिया। अगर मैं tan इनवर्स x की टर्म की बात करता हूँ, समथिंग लाइक दिस, cot इनवर्स x की टर्म की बात करते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये पॉइंट 1 अगर मैं x पर चेक करता हूँ और y पर चेक करता हूँ तो दिस पॉइंट इज 5/4। तो x बराबर 1 पर दोनों ही टर्म आपस में बराबर रहते हैं, x बराबर 1 पर दोनों ही टर्म की वैल्यू 5/4 होती है। तो अगर मैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक की बात करता हूँ तो cot इनवर्स x वाला टर्म यानी cot इनवर्स x गिव्स यू हाई वैल्यू, और अगर मैं 1 से लेकर आगे की बात करता हूँ तो ये टर्म है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x की वैल्यू बड़ी होती है। तो tan इनवर्स x बड़ा होता है cot इनवर्स x से अगर x लाइज फ्रॉम 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और cot इनवर्स x की वैल्यू बड़ी होती है कंपेयर टू tan इनवर्स x व्हेन x लाइज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक। अगर हमें कर्व मालूम है तो ये कंपैरिजंस बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। और भी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन मिल जाता है, आसान क्वेश्चन होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, बच्चे गलत कर देते हैं। एक मैंने बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लिया, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ अपने अवेलेबल वाली क्वेश्चन बैंक से। Here God just asking you find the value of tan inverse 1 plus cos inverse minus half plus sin inverse minus half। मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। tan इनवर्स 1 मैंने क्या किया, इसको tan इनवर्स सभी को मालूम है, आसान क्वेश्चन है, 12th क्लास का क्वेश्चन। tan इनवर्स 5/4 1 को मैंने 10/4। वी आर नोइंग कि tan x की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं वो -5/2 से लेकर +5/2 तक है, तो ये 5/2 प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आता है। देन वी कैन डायरेक्टली राइट आउट 5/2। इसकी बात कर लेते हैं, cos इनवर्स माइनस हाफ, हम माइनस हाफ की वैल्यू चेक करते हैं, इट इज cos ऑफ 2π/3। cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से लेकर 5 तक होती है, 2π/3 उसी रेंज में है, तो डायरेक्टली मैं इसको 2π/3 लिख कर सकता हूं। और अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूं तो इट इज sin इनवर्स sin ऑफ माइनस हाफ का मतलब हो गया sin ऑफ माइनस का 5/6। sin इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू -5/2 से +5/2 तक, ये प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज डायरेक्टली लिखेगा, ये आ जाएगा माइनस का 5/6 और सिंपलीफाई करके लिखेगा आंसर। अब बात ये आती है कि ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में एग्जिस्ट करता है। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर आ जाए तब क्या करेंगे, मान लेते हैं एक मैंने पार्ट लिया sin इनवर्स sin 5/6। We are in 5/6. Why? Because sin inverse x की प्रिंसिपल वैल्यू -5/2 से +5/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू की लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी की जगह पर sin इनवर्स sin 2π/3 कर देता हूँ, then it is not equal to 2π/3. Why? रीजन वही है, sin थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू -5/2 से +5/2 होती है। ये प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर है, अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर है तो डायरेक्टली 2π/3 में है। लेकिन इसके रिवर्स में अगर यही चीज में cos इनवर्स की बात करें, cos इनवर्स cos π/6 भी π/6 होता है, और cos इनवर्स ऑफ cos
2π/3 भी 2π/3 होता है। यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू cos थीटा की 0 से लेकर पाई तक है और दोनों की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में आएगी। हाँ तो स्टूडेंट इसमें देखते हैं आप ये साइन इनवर्स के केस में sin π/6 उसने डायरेक्टली π/6 दे दिया, लेकिन ये 2π/3 पर इट्स नॉट 2π/3, जबकि cos के केस में दोनों वैल्यूज डायरेक्टली हैं। वो रीजन सीधा सीधा सा है, sin थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो -π/6 से लेकर +π/6 तक होती है। दिस पॉइंट लाइज विद इन दी, ये प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में है तो जिसकी वजह से डायरेक्टली है, लेकिन ये -π/2 से लेकर +π/2 से बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जिसके अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू की लिमिट्स में नहीं आता है तो ये वैल्यू डायरेक्टली 2π/3 नहीं है, जबकि ये दोनों ही केस में 0 से लेकर पाई तक होती है। cos के केस में प्रिंसिपल वैल्यू दोनों ही पॉइंट प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आते हैं। अब बात ये आती है कि अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए। दो तरीके हैं, या तो हम इसको ग्राफ से निकाल लेते हैं, ग्राफ्स अभी मैं आपको बताऊंगा, वो ज़्यादा आसान तरीका है, लेकिन जो इसका बेसिक तरीका है इट सेज कि इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में लाते हैं। sin 2π/3 120 डिग्री, तो हम इसको कुछ इस तरीके से रेंज में लाते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में भी आ जाए और sin थीटा स्टिल रिमेन्स sin थीटा। तो वी आर यूजिंग sin ऑफ π - थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख देता हूँ, sin इनवर्स ऑफ sin π - 2π/3 और sin इनवर्स ऑफ sin π/3। अब इससे क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में भी आ गया π/3 पॉइंट और वैल्यू पर भी कोई अंतर नहीं आया, स्टिल रिमेन्स sin 2π/3। तो अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में आ गया है, नाउ इट इज π/3। लेकिन अगर ये बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाती हैं तो हमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होता है कि हम कर्व को यूज़ करें। कर्व देखते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स के कर्व की बात करता हूं तो साइन इनवर्स साइन एक्स का कर्व कुछ इस टाइप से होता है। ये पॉइंट 0 है, इट इज π/2, इट इज पाई 3π/2, इट इज 2π एंड आगे भी ऐसे ही जाता रहेगा। ये रिवर्स में इट इज -π/2, it is -π, -3π/2, -2π एंड सो ऑन। ऊपर यहाँ तक मैंने इसको ले लिया π/2 एंड हियर इट इज -π/2, इट इज दिस वन। साइन इनवर्स साइन एक्स का कर्व कुछ इस टाइप से होता है। ये लाइन y = x वाली लाइन है, ये भी y = x वाली लाइन है बट शिफ्टेड है। ये y = -x वाली लाइन है बट शिफ्टेड लाइन है। तो जनरली बच्चों को ये ग्राफ भी नहीं समझ में आता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ग्राफ को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ। रिमेंबर साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x के बराबर होती है कब, व्हेन x लाइज फ्रॉम -π/2 से लेकर +π/2 इन क्लोज्ड इंटरवल, ये वाली लाइन। इट इज π - x कब, जब x लाई करता है π/2 से लेकर 3π/2। इट इज ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन। It is x - 2π if x lies from 3π/2 से लेकर 5π/2। It is 3π - x if x lies from 5π/2 से लेकर 7π/2। इसी टाइप से ये आगे भी जाता रहेगा और इसी टाइप से इफ रिक्वायर्ड ये रिवर्स में भी। तो अगर मुझे जनरल करती है तो इससे नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट x - 4π, लेकिन कब, जब x लाई करता है 7π/2 से लेकर 9π/2।
फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, वी हैव टू फाइंड आउट साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 अप टू, ये जो है इसको देखते हैं कि कितना आता है। ये 2 जो है वो रेडियंस में है, तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपको ये टेबल थोड़ा सा भी ध्यान है तो एक बात बिल्कुल ध्यान से देखो, पाई का मतलब होता है 3.14 और पाई बाई 2 बिकम्स 1.57। ये रेंज है माइनस के 1.57 से लेकर प्लस का 1.57। ये 2 पॉइंट इस रेंज में तो नहीं आ रहा है। जो सेकंड इंटरवल है ये 1.57 से लेकर लगभग 4.6 तक, 3 पाई बाई 2, 3 इंटू 1.57, तो मान लेते हैं लगभग 4.6, 4.5, 4.6 के आसपास रफली हम एज्यूम करते हैं। तो दिस 2 पॉइंट अकर्स विद इन दिस वन, इस वाले पॉइंट के बीच में। अगर ये इस वाले पॉइंट के बीच में रिजल्ट वी आर हैविंग पाई माइनस एक्स, तो इट इज डायरेक्टली वी कैन राइट पाई माइनस 2 इट इज आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। लेट्स कितना आता है। अगर हम देखते हैं तो 5 जो पॉइंट है वो इस वाले इंटरवल से भी बाहर है। ये इंटरवल जा रहा है लगभग 3 इंटू 1.57 तक, 1.57 मीन्स 4.6, 4.7 तक। तो ये जो 5 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इस वाले इंटरवल में आकर कर रहा है। इट इज 3 पाई बाई 2 से लेकर 7 पाई बाई 2। तो अगर ये इस वाले इंटरवल में आकर करता है देन रिजल्ट इज x माइनस 2 पाई। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, x की जगह पर 5 है तो इट इज 5 माइनस 2 पाई, इट इज द आंसर। तो ये मेरे पास आंसर मिल जाता है। अगर मैं साइन इनवर्स साइन x, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चों को नहीं पता होता। अगर आसान सी टेबल है, अगर मैं इस टेबल को हल्का सा भी रिमाइंड कर लेता हूं तो इस टाइप का कोई भी पॉइंट आता है हम उसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करता हूं, cos इनवर्स cos x देख लेते हैं। अगर हम एक कर्व लेते हैं y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, तो केवल अगर हम ग्राफ की बात करें, cos इनवर्स cos x का ग्राफ 0, इट इज पाई, इट इज 2 पाई, इट इज 3 पाई, इट इज 4 पाई, और ऐसे ही रिवर्स में जाता है, इट इज माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ऊपर ये जाता है पाई तक। तो कर्व इज समथिंग लाइक दिस। ऐसे आगे जाएगा और ऐसे ही इस टाइप से ये रिवर्स जाएगा, सो ऑन। ध्यान रहे cos इनवर्स cos x का कर्व हमेशा x एक्सिस से ऊपर लाई करता है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। लेकिन फिर से वही दिक्कत है, ये जो सब लाइन है y इक्वल टू x लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस x लाइन है, शिफ्टेड लाइन है, y इक्वल टू x बट शिफ्टेड, एंड सिमिलरली दिस वन। लेकिन एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, बच्चों को जनरली ग्राफ नहीं समझ में आता है, तो मैं इसको भी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। cos इनवर्स cos x की वैल्यू रिमेन्स x अगर x लाई करता है 0 से लेकर पाई तक अपनी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में, तो इट इज डायरेक्टली x, ये वाली लाइन है। लेकिन अगर x लाई करता है पाई से लेकर 2 पाई, पाई से लेकर 2 पाई मीन्स ये वाली लाइन, तो इट इज 2 पाई माइनस x। इट इज अगर x लाई करता है, ये क्लोज इंटरवल है सब, 2 पाई से लेकर 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, इट इज y इक्वल टू x लाइन बट शिफ्टेड है माइनस के 2 पाई पर, तो इट इज x माइनस 2 पाई। अगर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं तो इट इज 4 पाई माइनस x, अगर x लाई करता है 3 पाई से 4 पाई, and it is x minus 4 pi if x lies within 4 pi से लेकर 5 pi तक। जरूरत पड़ने पर हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं और रिवर्स भी टेस्ट करा सकते हैं।
काफी आसान होते हैं अगर मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इफ वी हैव टू फाइंड आउट cos इनवर्स cos 5 कितना होता है। अगर मुझे ये टेबल का हल्का सा भी आइडिया है तो मैं देखता हूँ कि 5 पॉइंट किस रेंज में पड़ता है। पाई का मतलब 3.14, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 5 पॉइंट इस वाली रेंज में एग्जिस्ट करता है, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में। 3.14 से लगभग 6.28 तक 5 इसी के बीच में है। अगर 5 इसी के बीच में है तो रिजल्ट होता है हमारे पास 2 पाई माइनस एक्स, तो इसका रिजल्ट होगा 2 पाई माइनस एक्स, एक्स मीन्स 5, ये वाला पॉइंट। अगर मुझे टेबल हल्की सी भी टेबल याद है तो मैं इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। कोई भी पॉइंट है cos इनवर्स cos 10, चेक करके देखते हैं। हम केवल ये देखते हैं कि 10 कहां पे लाई कर रहा है। 10 अगर ध्यान से देखते हैं तो इस रेंज में आता है, 3 पाई से 4 पाई। 3 पाई मीन्स 9 पॉइंट समथिंग, 3.14 इंटू 3, 4 पाई मीन्स 12 पॉइंट समथिंग। 10 इसी के बीच में, रिजल्ट इज 4 पाई माइनस एक्स, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 4 पाई माइनस 10। अगर हम टेबल पे थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो ये सारे पॉइंट्स की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है, किसी भी पॉइंट को हम निकाल सकते हैं। और एक और ग्राफ हम पढ़ लेते हैं, tan इनवर्स tan x का। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली वैल्यूज इन्हीं तीनों के बेस पर पूछी जाती है। मैंने कर लिया y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं दिस वन, ये ओपन इंटरवल होता है। एंड सिमिलरली दिस, ऐसे ही आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है। ये सारे ओपन इंटरवल हैं, ये सारी की सारी y इक्वल टू x लाइन है, ये y इक्वल टू x, बट ये y इक्वल टू x शिफ्टेड लाइन है, शिफ्ट हुई भी है। तो अगर मैं इस ग्राफ को वापस इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, tan इनवर्स tan x का ग्राफ सबसे आसान होता है। tan इनवर्स tan x की वैल्यू होती है x के बराबर कब, जब x लाई करता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक, इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। एंड कीप इन माइंड ये ओपन इंटरवल में आता है, एग्जैक्ट पॉइंट पाई बाई 2 पर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये वैल्यू x के बराबर है, लेकिन अगर x प्रिंसिपल वैल्यू को एक्सीड कर जाए, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 की बात करते हैं, ये वाली लाइन, अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई करती है, तो ध्यान से देखो y इक्वल टू x लाइन है बट शिफ्टेड लाइन है, इट इज माइनस पाई पर इट इज x माइनस पाई। अगर इससे आगे लाई करेगा it is x minus 2 pi, it is x minus 3 pi if x lies from 5 pi by 2 से लेकर 7 pi by 2, और जरूरत पड़ती है तो इसी के आगे और इसकी रिवर्स यूज किया जा सकता है। सबसे आसान कर, आसानी से टेबल याद होती है सिमेट्रिकल फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, tan इनवर्स tan ऑफ 6 की वैल्यू मुझे चाहिए। tan इनवर्स tan 6 की वैल्यू, तो मैं ये देखता हूं कि 6 जो है किस इंटरवल में लाई करता है, इसमें लाई करेगा। पाई बाई 2 मीन्स 1.57 मल्टीप्लाइड विथ 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, 1.573 लगभग 4.6 से लेकर 7.5 7.6, इसी के बीच में 6 आया, इसी के बीच में 6 आया, रिजल्ट इज x minus 2 pi, x we are having 6, तो रिजल्ट इज 6 minus 2 pi, इट इज द आंसर। अगर मेरे पास टेबुलर फॉर्म है और इसका मुझे हल्का सा भी आइडिया है, तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक कंप्लीट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्वेश्चन पिक किया,
It is sine inverse sine 8. We have to find the value of मैंने भी क्वेश्चन पिक कर लिया, fx इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 10 प्लस cos इनवर्स ऑफ cos 12 और मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर बच्चों को प्रिंसिपल वैल्यू का बहुत ज़्यादा डिटेल में आइडिया नहीं है तो वो क्या करते हैं, इसको 8 लिख देते हैं, 8 इज -10, 8 इज +12 और वो क्वेश्चन हो जाता है गलत। 8 - 10 + 12 इन्होंने किया, रिजल्ट आ गया मेरे पास प्लस का 10 और ये हो जाएगा गलत और मार्क्स मिल जाएंगे नेगेटिव। एक्चुअली ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये 8 हुआ, ये 10 हुआ, ये 12 हुआ, cos इनवर्स cos 12 ये प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में आते ही नहीं है। तो मैं डायरेक्टली इसको 8 नहीं लिख सकता हूँ, मैं tan इनवर्स tan ऑफ 10 को डायरेक्टली 10 नहीं लिख सकता हूँ, cos इनवर्स cos 12 को हम 12 नहीं लिख सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप टेबल को बिल्कुल ध्यान से देखो तो ये चेक करते हैं कि ये 8 कहाँ पे आता है। 8 आता है 7π/2 से लेकर 9π/2 की रेंज में। तो अगर आप टेबल से इसके रिजल्ट को ध्यान से देखोगे तो साइन इनवर्स साइन 8 की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 3π - 8। इट वुड बी 3π - 8। अगर मैं tan इनवर्स 10 ऑफ 10 की बात करता हूँ और टेबल से मैं चेक करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 10 - 3π आती है, प्लस अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ cos इनवर्स cos 12 और टेबल से ही हम चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू सी, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 4π - 12। इसको सिंप्लीफाई करके वी गेट द करेक्ट रिजल्ट। एक अच्छे क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बिल्कुल ध्यान से ये सारी वैल्यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज हैं ये ग्राफ के थ्रू ज्यादा आसानी से फाइंड आउट की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है। एक और क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, देयर वाज अ क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ, मुझे रेंज फाइंड आउट करनी थी। He has given you a function fx equal to sin inverse x plus cos inverse x plus tan inverse x। और अगर मैं इसकी रेंज के लिए चेक करता हूं और अगर हम डायरेक्टली इसमें जाते हैं तो एज वी ऑल नो कि दिस वैल्यू बिकम्स π/2, ये वैल्यू π/2 है, तो ये क्वेश्चन वी कैन राइट fx equal to π/2 plus tan inverse x। और अगर मैं पहले की तरह बात करता हूं कि x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज निकालना है, x एक ही जगह पर है, तो मैं अगर इसको वेरी करा देता हूं इट इज -π/2 से लेकर +π/2 तक इफ इट वेरीज और π/2 में इसमें जोड़ देता हूं तो इट इज समथिंग लाइक 0 से लेकर π, बट ये रॉन्ग हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब कभी भी हम इस टाइप की किसी भी चीज में आते हैं तो स्पेशली मुझे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, डोमेन का। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है उसका डोमेन चेक करना पड़ेगा, कोई भी फंक्शन हो। ये sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, इसमें कोई गलती नहीं है। इस tan इनवर्स x की भी वैल्यू जो है -π/2 से लेकर +π/2 तक जाती है, इसमें भी गलती नहीं है। तो ये दोनों को जोड़कर यहां से यहां तक चला गया, ये गलत हो गया। रीजन बिहाइंड इट, रीजन सिंपल सा है। इसमें sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, लेकिन ये वैल्यू π/2 तब होती है जब x लिमिटेड हो जाता है -π1 से लेकर +1 तक। tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक जाती है, लेकिन कब जाती है? जब x की वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक होता है। लेकिन अगर sin इनवर्स x या cos इनवर्स x या इनमें से कोई एक भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, अगर इनमें से कोई भी एक चीज एग्जिस्ट कर रही है तो x मेरे पास लिमिटेड हो जाएगा -1 से लेकर +1 तक। और अगर x लिमिटेड हो जाता है -1 से लेकर +1 तक, देन tan इनवर्स x डज नॉट गो फ्रॉम -π/2 से +π/2, इट गोज फ्रॉम -π/4 से लेकर +π/4। तो मेरा पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से आएगा, इट इज π/2 प्लस -π/4 से लेकर +π/4 तक। और इफ वी गो फॉर द रेंज तो मेरे पास कंप्लीट फंक्शन की जो रेंज ऑब्टेन्ड होती है दैट इज π/4 से लेकर 3π/4 एंड इट इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बार मैं
रेंज हम कैलकुलेट कर लेते हैं और मैं पिक कर लेता हूं ऑल द 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने ऑल द 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पिक कर लिया। cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, ये मैंने इसको पिक कर लिया। एंड वी आर फाइंडिंग द रेंज। हम इस वाले फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करते हैं। अब अगर मुझे 12th का ध्यान है तो सभी को मालूम है कि ये वैल्यू π/2 है, दिस वैल्यू π/2 होती है और ये वैल्यू भी π/2 होती है। तो ऐसा नहीं है कि आंसर मेरे पास π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 इट बिकम्स 3π/2, ऐसा नहीं होता है। आंसर इज नॉट 3π/2, जबकि बच्चे गलत करके आते हैं। दिस थिंक ये π/2 है, ये भी π/2 है और ये भी π/2, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट 3π/2। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है तो स्पेशली गो फॉर द डोमेन। आपको डोमेन का ध्यान रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है किसी भी क्वेश्चन, एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो x लिमिटेड हो जाता है -1 से लेकर +1। अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बाहर एग्जिस्ट करती है तो ये इनवैलिड है, फिर साइन इनवर्स x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वी आर नोइंग कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, लेकिन कब होता है? ये साइन इनवर्स x जो है ये π/2 होता है, लेकिन कब होता है? जब x लाइज करता है -1 से लेकर +1 तक, तब होता है ये। अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इनवैलिड इक्वेशन है। ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये हमेशा π/2 देता है, x की वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर मैं sec इनवर्स x या cosec इनवर्स x की बात करता हूँ, ये वैल्यू भी π/2 होती है, लेकिन ये वैल्यू π/2 तब देता है जब x जो होता है -1 और 1 के बाहर लाई करता है। इसके लिए जो डोमेन पार्ट है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर ∞ तक। अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ भी आती है तो इन दोनों में से दोनों इनवैलिड है। तो जब भी मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का और उसमें साइन इनवर्स x हो, कॉस इनवर्स x हो, दोनों हो या कोई सा एक हो, नो मैटर, कोई सा एक भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इनकी वजह से तो x की वैल्यू -1 और 1 के बाहर नहीं हो सकती। और cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x में से अगर कोई एक भी एग्जिस्ट करता है तो इसकी वजह से x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, इनके बाहर एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इक्वेशन वैलिड केवल और केवल तभी होती है जब x इज ओनली -1 और +1। इसके अलावा ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं होगी। तो मुझे ये मालूम है कि ये वैल्यू, ये वाली इक्वेशन अगर मैं ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा केवल और केवल तब एग्जिस्ट करेगा जब x की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी। तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो x को 1 रख लेता हूँ, पूरी इक्वेशन में एक वैल्यू आ जाएगी। एक बार मैं x को -1 रखते हैं तभी कोई भी वैल्यू आ जाएगी। तो वही जो दो